सितंबर माह की 10 तारीख और सुबह सुबह थाना अध्यक्ष रायपुर कुंदन राम जी के फोन पर आया एक ग्राम प्रधान का फोन। ग्राम प्रधान ने कहा, हमारे गांव के पास में पड़ी हुई है एक महिला और अचेत अवस्था में, मृत ज्ञात होती है और साथ में एक बॉटल भी पड़ी। अब बॉटल किस चीज की है, तमाम चीजें क्या हैं और किस तरह से पुलिस ने 24 घंटे में एक अज्ञात शव की न केवल शिनाख्त की बल्कि अपराधी को भी पकड़ा। ये कहानी देहरादून की है, देहरादून के रायपुर थाने की ये कहानी आप सुनेंगे और पढ़ते पढ़ते खुलते जाएंगी। आप भी बोलेंगे कि वाह क्या काम किया है पुलिस ने। दरअसल हम सब लोगों के बीच में एक भावना होती है कि पुलिस बहुत अच्छे से काम नहीं करती, पर जब तथ्य जुटाने हों, जब कहीं पर किसी को मदद की आवश्यकता हो या कहीं पर भी कुछ भी हो रहा होता तो सबसे पहले हमें याद आता है 100 या 112। चलिए, आज के इस प्रकरण में केवल एक कहानी नहीं है, उसके साथ साथ है सीख, वो हम आपको आखिरी में बताते चलेंगे। तो इस फोन कॉल के बाद पूरे थाना में हड़कंप मच गया। सभी लोग भागे क्योंकि अब से ही ठीक 1-1.5 महीने पहले इसी तरह से एक और युवती का शव पड़ा मिला था, वो तो मुख्य राजपुर रोड पर था। वो भी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसका शिनाख्त कर दी। वहां पर महिला फिर भी देहरादून की ही थी। यहां पर जो कहानी थी ये बहुत विचित्र होने वाली थी। जब पूरी पुलिस टीम वहां पहुंची, जो फुटेजेस भी आप देख रहे हैं ये जब वहां की है, जब वहां वो शुरुआत में पहुंचे, शुरुआत में देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रखा है। सोचिएगा, एक महिला और कुछ भी नहीं और पास खाली एक क्लीनिंग की बोतल। अब इससे क्या पुख्ता हो पाता, ना कुछ आने का पता, ना कुछ जाने का पता, और जहां ग्राम की ये बात हो रही है वहां ना तो सीसीटीवी कैमरा और ना ही कुछ और अन्य ऐसी चीज। पुलिस विभाग बड़ा सन्न था, सभी लोग बड़े मौन थे। यहां से आगे अब कहानी कैसे बढ़ेगी, लेकिन चाहे अब डीआईजी हों, एसएसपी हों, सभी ने प्रण बना लिया था कि इस केस को सुलझाना है और अति शीघ्र सुलझाना है। सभी टीमों को अलग अलग काम दिए। सबसे पहले जो लड़की तकरीबन 5 फुट 1 इंच की, जिसके गले पर एक स्टार भी बना हुआ था, ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अब ब्लर करके देख रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है किसी मृत महिला का फोटो फेसबुक पर भी अपलोड कर दिया गया था, केवल पहचान करने के लिए कि ये महिला कौन है। अगर वो महिला देहरादून या उत्तराखंड की होती तो यकीनन उसका पता चल पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी सबूत पूरे सोशल मीडिया से कहीं से भी कहीं तक नहीं मिले। पता ही नहीं चल रहा था कि महिला जो मृतका है ये एक्चुअली है कौन और ये वहां कहां से पहुंची। दूसरी टीम थोड़ा सा दिमाग लगाया। यहाँ पुलिस ने शुरुआत कर दी थी अपनी छानबीन। महिला ने एक खास ब्रांड के कपड़े पहने, एक फ्रॉक सी थी वाइट जिस पर कुछ फूल बने हुए थे, पर उस पर कंपनी का ब्रांड नेम था। ब्रांड नेम के कुछ 2-3 शोरूम हैं देहरादून में, तो एक टीम को भेज दिया गया उन अलग अलग शोरूम में पता करने के लिए कि भैया ये किसने खरीदी है। सोचिएगा, जब पुलिस काम करती है तो कहाँ कहाँ तक उसको तहकीकात करनी पड़ती है। फिलहाल एक शोरूम में ये कंफर्म हो गया था कि हाँ, इस तरह से 8 ड्रेसेस यहाँ से ली गई हैं, 8 ऐसी ड्रेसेस ली गई हैं। तो यानी कि वो ड्रेस 8 अलग अलग महिलाओं ने ली हो, लेकिन वहां तक पहुंचना और किसने ली है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो अभी भी कहानी में कुछ बहुत खास पता नहीं चल रहा था, क्योंकि अभी भी बहुत अनजान था और महिला का पता नहीं चल रहा। अब इस सारी कहानी में एक प्रकरण और जुड़ा, क्योंकि जो दूसरी टीम थी वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी थी। अब सीसीटीवी फुटेज वहां नहीं थे जहां पर घटना हुई। घटना से बहुत दूर एक चौक पड़ता है, महाराणा प्रताप चौक, जहां की खेल मैदान के लिए वो वहां से रास्ता जाता है, और उसी रास्ते पर आगे जाके थानों और सोड़ा सरोली, जहां ये गांव में मृतका की लाश पड़ी। देखिएगा पुलिस ने कितना काम किया होगा। ग्रामीणों से पता किया कि भैया आखिरी गाड़ी गांव में कब आई,
आखिरी गाड़ी गांव में पता चली तकरीबन 10 सवा 10 बजे रात को। उसके बाद गांव वालों की पर्सनल कोई गाड़ी नहीं आई, यानी कि तब तक कुछ भी घटना नहीं हुई थी। लेकिन घटना उसके बाद हुई, ऐसा अंदाज़ा लगाने के बाद तकरीबन 11 बजे से लेकर और रात भर क्या गतिविधियां हुई उस पर नज़र रखना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में अब ये देखिएगा, यहाँ पर महाराणा प्रताप से थानो रोड को जाने वाले कितने वाहन गए होंगे, एक अच्छे सीसीटीवी फुटेज से देखा गया। फिर ये देखा गया कि ये जो सारी गाड़ियां गई हैं, ये कितने समय में इनमें से कितनी ऐसे वाहन हैं जो वापस भी लौटे। सोचिएगा, पहले इंगित करना कि कितने वाहन 11 बजे के बाद एक सड़क से गए हैं और कितने वापस आए हैं। तो इस पूरे तर्ज पर पुलिस ने 18 वाहन इसमें इंगित किए कि 18 वाहन ऐसे हैं जो गए और वापस आए और कुछ समय रुकने के बाद वापस आए। इसमें एक और भी कहानी ये थी, क्योंकि अंदाज़ा लग रहा था कि भैया ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, ये गंतव्य तक या फिर जहाँ तक भी घूमने गए होंगे वहाँ तक गए और उसके बाद लौट कर वापस आए तो कितना समय लगा। तो ऐसे 18 अलग अलग वाहन पुलिस द्वारा इंगित किए। अब बारी थी 18 अलग अलग गाड़ियों के स्वामियों तक पहुंचने की। कहानी बहुत दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन उस समय सोचिएगा कितनी मेहनत पुलिस कर रही है। और ये सब हो रहा था जो उत्तराखंड पुलिस की एक बड़ी जो खूबसूरती है वहाँ से, कि किस तरह से ये तमाम लोग लगे हुए थे मेहनत करने पर एक अज्ञात शव को अभी तक शिनाख्त के लिए। बस कहानी तो बाद में पता चलेगी कि ये कैसे हुआ, लेकिन शिनाख्त बहुत महत्वपूर्ण है। जब यहाँ से देखा गया कि सीसीटीवी फुटेज पर ये 18 वाहन इंगित हुए हैं, अब इन वाहनों के स्वामियों के मोबाइल नंबर निकाले गए। मोबाइल नंबरों को जब ट्रेस किया गया तो उनमें से एक नंबर ऐसा था जो उस दौरान यानी कि 11 बजे के बाद से बंद जा रहा है। लेकिन इस गाड़ी में एक खूबी थी कि उसमें जीपीएस लगा हुआ। जब जीपीएस की लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला ये गाड़ी थानो गई थी और वहां से छोटा सरौली की रोड की तरफ भी गई और तकरीबन 45 से 50 मिनट बाद वापस लौटी। और भी आगे की इसकी फुटेज पता की गई तो ये वहां से टोल प्लाजा से होते हुए काफी घूम घाम के वापस आए। अब इसमें एक चीज है, टेक्नोलॉजी ने यहां पर बहुत अहम रोल निभाया है। सोचिएगा, अज्ञात शव जिसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन पुलिस आखिर इतनी सारी गाड़ियों की पूछताछ या फिर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक गाड़ी तक पहुंच पाई। अब होने वाला था खुलासा। पुलिस शक के बिना पर इनके घर पहुंचती है जो एड्रेस दिया हुआ। एड्रेस था पंडितवाड़ी का। पंडितवाड़ी जो ही पुलिस पहुंची, वहां पर जो कहानी सामने आई, इस घर में एक युवा अपने परिवार के साथ रहता है और युवा लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल। और जो ये गाड़ी है ये उन्हीं की। लेकिन यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा दबाव बनाने के बाद पुलिस ने सब कुछ साफ साफ पता किया। कहानी क्या हुई अब विस्तार से आपको बताते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम था रामेंद्र उपाध्याय। रामेंद्र 2010 बैच के लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुए, आईएमए से ही पास आउट हुए हैं, देहरादून से ही। सोचिएगा, कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी आएगा। अब इस कहानी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। कैसे अनैतिक संबंध, कैसे अलग अलग कहानियां और जुड़कर आज एक परिवार बिखराव हो गया। दरअसल रामेंद्र क्या कुछ बताते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ये लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र उपाध्याय थे। रामेंद्र उपाध्याय 2010 में लेफ्टिनेंट पास आउट हुए थे यहीं आईएमए देहरादून से। सोचिएगा, एक अच्छे विवेक का व्यक्ति और इतना बड़ा कृत्य क्यों हुआ, उस पर एक बड़ी कहानी है और इससे सीख भी लेनी चाहिए। आजकल के युवा किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, अपने रिश्ते बना रहे हैं, कुछ अनैतिक तो कुछ बहुत गलत, और उसी का एक उदाहरण ये कहानी भी है। एक अच्छा खासा परिवार
जहाँ पे हर व्यक्ति ये सोचते हैं कि यार आर्मी ऑफिसर से हमारी बिटिया की शादी हो रही है तो आगे की जीवन बहुत खुश होगा, लेकिन तमाम चीज़ें धरी की धरी रह गई जब ये कहानी आप सुनेंगे। अब सुनिएगा क्या हुआ। रामेंद्र उपाध्याय पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी पुलिस के सामने आते ही वो बड़बड़ करके बोलने लगे। सारी कहानी सुनिएगा क्या कुछ हुआ, कैसे एक हथौड़ी से, कैसे एक टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल करके क्या कुछ नहीं उन्होंने किया था, क्या कुछ प्लानिंग की थी, क्योंकि ये एक प्लान्ड मर्डर था। अब ये किस तरह से हुआ उस पर चलते। दरअसल रामेंद्र बताते हैं कि कैसे वो इससे पहले यानी कि देहरादून पोस्टिंग से पहले सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे तकरीबन 2-2.5 साल। वहाँ के जिजी एक रेस्टोरेंट है या बार है, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई श्रेया शर्मा से और सिलीगुड़ी में वो दोनों साथ रहने लगे। साथ रहते रहते इतना समय दोनों ने साथ गुजार लिया कि दोनों पति पत्नी की तरह सिलीगुड़ी में रहने लगे। रामेंद्र यहाँ विवाहित थे और एक उनका 1.5 साल का बच्चा भी है, लेकिन उन सब चीज़ों को भूलकर रामेंद्र वहाँ सिलीगुड़ी में अच्छे से श्रेया के साथ रह रहे। उसके बाद जब उनकी पोस्टिंग सिलीगुड़ी से देहरादून हुई और क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में वो पहुँचे तो वो साथ ही श्रेया को लाए। श्रेया को उन्होंने यहाँ पर कुछ दिन तो होटल में रखा और फिर वापस से सिलीगुड़ी भेज दिया। लेकिन कहते हैं कि प्यार जब परवान चढ़ता है तो सारी मर्यादाएं भूल जाता है। उन्होंने वापस से श्रेया को यहाँ बुलाया और 1-2 दिन होटल में रखने के बाद एक फ्लैट उसे दिलाया क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में। वो फ्लैट पर हर दिन उनका जाना, खाना बनाना। कहते हैं कि श्रेया को खाना बनाना तक नहीं आता था तो मैं खाना खिलाता था। किस तरह से तमाम चीज़ें चल रही थी, एक तरफ परिवार और एक तरफ वो फ्लैट पर रुकना। लेकिन पत्नी को इस बात की भनक हुई। पत्नी एक दिन फ्लैट पर भी गई, तमाम लड़ाइयाँ भी हुई। उन लड़ाइयों को सोचकर एक बार फिर से इन्होंने उसे सिलीगुड़ी भेज दिया। लेकिन कहते हैं, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ, जब अकाल कहीं आना होता है और काल का साया होता है तो चीज़ें होती रहती हैं। फिर से वो दोबारा यहाँ पहुँची और फिर से यहाँ रहने लगी। अब जो ये घटनाक्रम है उससे कुछ दिन पहले ही इनकी बहुत आपस में कहा सुनी हुई, क्योंकि श्रेया इन पर दबाव बनाने लगी थी कि भैया हमसे शादी कर लो, तुमने हमें एज अ कीप रखा है और तमाम चीज़ें। इस दबाव को सहन नहीं कर पाए हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। इन्होंने मन बना लिया कि इसको मैं अपने रास्ते से हटाऊंगा। तो ये फिर आए 9 तारीख को इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ये गए एक राजपुर रोड के किसी रेस्टोरेंट बार में। वहाँ पर इन्होंने शराब पी दोनों ने, और इन्होंने कहा कि मैंने श्रेया को अधिक शराब पिलाई और खुद कम पी। साथ में इन्होंने गाड़ी में एक हथौड़ा, एक टॉयलेट क्लीनर, एक ड्रिल मशीन रखी हुई और उसके बाद उन्होंने इनको कहा कि चलिए हम आपको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलते। लॉन्ग ड्राइव पर ये लेके गए थानो रोड और लगातार चलते रहे। उसके बाद के जो तमाम घटनाक्रम हुए वो लगातार चलते रहे। अब कहानी में मोड़ कब आया, जब महिला ने कहा, श्रेया ने, क्योंकि वो नशे में थी, उसने कहा कि मुझे, और ये बयान उनके खुद के दिए हुए बयान है जो पुलिस ने स्पष्ट करके वो बताए कि मुझे यहाँ पर तुमसे संबंध बनाने हैं। परसों रात को लगभग 1:30 से और 2:30 बजे के बीच एक मर्डर की घटना हुई थी। प्लान मर्डर था। कल जब हमको मौके पर जानकारी मिली तो हम लोग सब मौके पर गए थे। हमने मौके पर घटना का निरीक्षण किया और तमाम सीसीटीवी फुटेज को हमारे द्वारा देखा गया, हमारे टीम के द्वारा देखा गया। तो इसमें अल्टीमेटली इस महिला का जो नाम जो है, जो मृतका है, वो श्रेया उर्फ सुमित्रा, और ये नेपाली मूल की महिला है और ये सिलीगुड़ी में बार डांसर थी। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को ये समझ आ गया था कि लड़की अब नशे में है, तो उसने पीछे से चुपचाप से हथौड़ी निकाली। हथौड़े से श्रेया के सर पर लगातार वार किया और तब तक वार करता रहा जब तक वो अचेत न हो गई, जब तक वो मृत न हो गई। सोचिएगा एक प्यार की कैसी कहानी हुई है। जब ये मर गई
तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से गाड़ी पीछे ली और फिर उसने गाड़ी से नीचे उसको फेंक दिया और फिर आधे रास्ते जाकर हथौड़ी भी फेंक दी और वापस आकर क्लेमेंट टाउन में अपनी गाड़ी छुपा दी। लड़की के आई कार्ड, फ़ोन सब छुपा रखे थे। सामान तो रखा था गाड़ी में, और वो उसका विचार ये था कि अंदर जंगल में जा करके वो सड़क जो है आगे जा करके एक समय पर एक लगभग 2 किलोमीटर जाकर वो सड़क बंद हो जाती है। आगे तक ले गया तो आगे तक लेकर उसके बाद जो है फिर वो वहीं पर काफी हुई, दोनों में मारपीट हुई और इसने फिर वहीं पर उसका हथौड़े से मार कर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो है वहां से निकल गए और उसमें हमने सब चीज बरामद कर ली। वो सारा चीज बरामद हो गया, हथौड़ा बरामद हो गया है, खून आलूदा कपड़े हैं उसके जो है वो आपके मुलजिम का इनका खून आलूदा कपड़ा है। गाड़ी हमने बरामद कर ली है। महिला के जो है ये मोबाइल फोन किसका है? हाँ, इसका मोबाइल। अभी तमाम तस्वीरें, ये तमाम कहानियां प्रकाश में जरूर आ गई और आज वो गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन समझ में अभी तक एक चीज आपके भी नहीं आई होगी कि दरअसल ये सारी चीजें कहां से शुरू हुई। ये जो आजकल की सोच है कि किस तरह से चीज़ों को हम अपने मुताबिक करें, जब तक चीज़ें अच्छी चलती रहें तब तक चलाते रहो और जो ही चीज़ें खराब हो जाएंगी तब उनको अलग कर दो। हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर युवा को ये सोचना होगा कि ये चीज़ें खराब होने का वक्त ना आए, आप ऐसी चीज़ों में इंडल्ज ही ना हो, आप ऐसी चीज़ें करें ही ना, तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती। पर इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पर पुलिस ने बहुत मेहनत की। तकरीबन 240 गाड़ियों को लगातार सीसीटीवी से ट्रैक करना, उसके बाद 18 ऐसी गाड़ियों को इंगित करना, उनकी टाइमिंग नोट करना और उसके बाद फिर उस एक गाड़ी तक पहुँचना जिसमें कातिल सवार था। इसी तरह की घटनाओं के लिए जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। और एक बार मेरा मन तो जरूर करता है हैट्स ऑफ टू उत्तराखंड पुलिस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। नमस्कार।